हाँ भाई, ऑनलाइन सब ठीक है। ऑनलाइन वीडियो ऑडियो नहीं, प्लीज बातचीत नहीं। अपने बात चल रही थी अपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ के बारे में कि हमें क्या एपियर होता है। तो जवाब हमारा था कि अपरेंट वैल्यू जो होती है वो होती है एक्चुअल बाई म्यू, और म्यू किसका? 1 का। किसके रेस्पेक्ट में? 2 के रेस्पेक्ट। वो कुछ बातें हमने की हैं, उसी पर आगे हम अब बात करते हैं। V इक्वल टू होता है μ2 बाई μ1 इंटू यू। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई इशू है, नहीं चला दीजिए, गर्मी है, कमरा बंद भी है तो ऐसी तो चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ा दूर बैठ जाए एसी से। हाँ प्लीज। बात यह है, जो μ2 और μ1 वो हमें प्रॉपरली अप्लाई करना हो। जैसे मैं आपसे कहूं, यहां एक कंटेनर है और इसमें एक स्पॉट है और यहां से हम इसे देख रहे हैं। अब हमने इसमें लिक्विड फिल कर दी, एक्स हाइट तक हमने लिक्विड फिल कर दी। यहां का इंडेक्स मान लो म्यू डैश है, जहां से हम देख रहे हैं, और ये जो लिक्विड है इसका इंडेक्स अपन ने म्यू मान लिया। तो अब जैसे आपने लिक्विड फिल किया, अब ये जो डिस्टेंस x है ये आपको x फील नहीं होगी, आपको ये जो फील होगी x डैश होगी। एक्चुअल है x जिसका इंडेक्स है म्यू, लेकिन आप देख रहे हैं म्यू डैश। तो यहां से एनर्जी चलेगी जो यहां जाएगी, तो ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। म्यू ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो हमें ये एपियर होगा म्यू डैश एक्स बाई म्यू, ये एक्स डैश है। अब देखिए, एक्स डैश जो आया वो एक्स से बड़ा भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। कब? अगर ये म्यू इस म्यू डैश से कम है, ये कम है, पर्सन जिस मीडियम में है वहां के कंपैरिजन में ये रेयर है, इसका म्यू कम है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा हो, ये मोर देन 1 हो जाएगा रेशियो। यानी ऐसा नहीं कि ये ऑब्जेक्ट हमेशा ही इसे पास दिखे, ये डिपेंड करेगा कि जहां से देख रहा है और जिस मीडियम ये बीच में आया है इसका इंडेक्स कम है। अगर ये म्यू कम है तो एक्स डैश ज्यादा, यानी ये हमें दूर दिखेगा। कब? जब ये रेयर है। किससे रेयर है? ऊपर वाले। और अगर ये डेंसर है, ये ज्यादा है, तो ये वैल्यू एक्स डैश एक्स से कम हो जाएगी, यानी ये हमें पास दिखे। तो जब भी हम ऐसी बात करते तो हमें कंपैरिजन कर लेना चाहिए। नॉर्मली वो हमें
एयर लेते हैं तब तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एयर से तो ज्यादा ही होगा, तो ये पास ही दिखता है। लेकिन रूल नहीं है कि हमेशा पास दिखे, वो डिपेंड करेगा कि हमने इसे कहां से ऑब्जर्व किया। म्यू डे अब था ये एक्स और दिखा हमें एक्स डैश, तो इतना हमें शिफ्ट मिलेगा। हमारा जो शिफ्ट होगा यानी ये इस हमें शिफ्टेड फील होगा। कितना शिफ्ट होगा? जवाब है x माइनस एक्स डैश। एक्स डैश कितना है? म्यू डैश बाई म्यू इंटू एक्स, तो 1 माइनस म्यू डैश बाई म्यू इंटू एक्स। अगर ये एयर है तो ये 1 बाई म्यू हो जाता है। यानी हमारी बुक ने इसको लिखा है फार्मूले को, शिफ्ट वाला फार्मूला बुक्स में मिल जाएगा, और वहां सब में क्या लिखा हुआ है? 1 बाई म्यू। क्योंकि वो पहले में इधर जहां ये ऑब्जर्वर है उसको हमेशा क्या मानते हैं? एयर मानते, इसलिए 1 बाई म्यू लिखते हैं। लेकिन ये हमने उसको और थोड़ा सा ठीक लिखा, म्यू डैश लिखा, जो ये बता रहा है कि ये कैसे हमें समझना है। इधर क्लियर? तो शिफ्ट किधर होना होता है, कैसे होना होता है, कहां में दिखता है, ये लॉजिक यहां हम लगा सकते हैं। दूर दिखने पर ही एक क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर, इस कंटेनर में की हाइट मान लो 21 सेंटीमीटर, इसमें हमें वाटर फिल करना है। 4/3 इंडेक्स होता है वाटर का। ये पर्सन कह रहा है कि कंटेनर मुझे हाफ फिल्ड एपियर हो रहा है। कितना? हाफ फिल्ड एपियर हो रहा है। तो बताइए कंटेनर में किस हाइट तक हमने लिक्विड फिल किया है? निकालिए। कंटेनर में हमने किस हाइट तक लिक्विड फिल किया है? पर्सन फील करता है कि ये कंटेनर आधा भरा हुआ है। ऑनलाइन सब ओके है? कितना लिक्विड फिल करें कि अब किसी के जवाब 12 है। 12, इसका जवाब 12। अब क्यों 12 है ये समझाता हूं। आपने क्या किया होगा कि यार ये 21 है, मुझे आधा भरा हुआ दिखे, यानी 10.5 तक पानी दिखे, तो दिखना चाहिए 10.5 एक्स बाई म्यू, और आपने सोल्व किया इसको, तो एक्स वैल्यू यहां से आपने निकाल ली होगी। कितना आ गया होगा? 14 आ गया। यही किया आपने। अभी गलत है, कारण समझाता हूं। देखो बात ये नहीं है कि हमें 10.5 लग जाए, हमें कभी भी दूरी का जो वैल्यू है वो अंदाजा नहीं होता। जैसे अपन एक बाल्टी को देखें या आप इसी कमरे को देखें, जैसे मैंने कहा कि मैं मिड में खड़ा हूं, तो मुझे ये नहीं मालूम कि कमरा कितना छोटा है, ना मुझे ये मालूम मैं कितना दूर। आंख कोई मेजरमेंट थोड़ी करती, आंख तो सेंस करती। मिड में कहा तो मैंने कैसे कहा? मैंने इस दीवार को देखा, इसको देखा, मुझे लगा यार दोनों दूरियां बराबर है, तो मैंने कह दिया मैं मिड में, विदाउट नोइंग कि ये है कितना। मुझे नहीं मालूम कमरे की चौड़ाई की, ना मुझे मालूम है कितनी दूरी है, ना मेरी आंख बता सकती। तो ये कहना कि जब आंख को 10.5 लग जाए तो वो आधा कहेगी,
तो ना आंख को 21 लगता है, ना आंख को 10.5 लगता है। आंख को तो आधा लगता है बस। कैसे लगता है? जैसे अपन अपना एक्सपीरियंस देखो, हम बाल्टी में पानी देखते हैं, झांक के देखते हैं, हमें नहीं मालूम बाल्टी कितनी ऊंची है, हमें नहीं मालूम पानी कितना भरा हुआ है, लेकिन हम जब देखते हैं तो अगर हमें लगता है कि बाल्टी का जो खाली हिस्सा है और बाल्टी का जो भरा हुआ हिस्सा है अगर हमें बराबर बराबर सा दिखता है तो हम कह देते हैं बाल्टी आधी भरी हुई। तो केवल हम सेंस करते हैं, ना हम 21 मेजर करते हैं, ना हम 10.5 मेजर करते हैं। हमें 10.5 दिखने का कोई कंसेप्ट नहीं, बराबर दिखने का कंसेप्ट तो है। तो बात यह है कि मान लो हमने इसे x तक भरा, हमें मालूम है ये बची हुई जगह 21 माइनस एक्स होगी। आंख नहीं बताएगी कि 20 माइनस एक्स है, पर आंख तो दो जगह देखेगी, एक इसको देखेगी, एक इसको देखेगी। अब क्या ये एयर है? हाँ, तो ये तो जितना है उतना ही दिखता होगा आंख को, पर जो ये हिस्सा है जितना है उतना नहीं दिखता, एक्स बाई म्यू दिखता है। तो 21 वाला हिस्सा तो 21 माइनस एक्स वाला हिस्सा तो जितना है उतना दिखता है, और एक्स वाला हिस्सा एक्स अपॉन 4/3 दिखेगा। और वो व्यक्ति आधा तभी कहेगा जब ये दोनों दूरियां उसे बराबर लगे, तब वो आधा कहेगा। अब आप सोल्व कर लीजिए, पहला आंसर आ जाए। अब 12 को एक्सप्लेन करूं, होगा ये, सोल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप बात को फिर समझ पाओ। जब आप 12 तक वाटर भर देंगे तो एयर 9 बचेगी, एयर 9 बचेगी। अब वो जो 12 है ना मेरे को, वो 12 नहीं दिखेगा, कितना दिखेगा? 12 अपॉन म्यू 4/3, 9 दिखेगा। तो ये मुझे 9 दिखेगा, ये 9 है इसलिए 9 दिखेगा। यानी ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मुझे बराबर दिखेगा। 9 9 9 तो नहीं, 9 तो नहीं बोलेगा दिमाग, पर क्या देख कहेगा? बराबर है। और इसीलिए तो फिर पर्सन बोलेगा अरे आधी भरी हुई। तो आधी भरी हुए का मतलब 10.5 दिखना नहीं होता। आधा भरा दिखने का मतलब जितना हिस्सा ऊपर का हमें फील हो रहा है, नीचे वाला पार्ट भी हमें उतना ही फील हुआ, तब हमारा स्टेटमेंट निकलेगा ये आधा भरा हुआ है। जब मैं यहां खड़ा हूं बीच में, मुझे नहीं मालूम है दूरी कितनी, पर अगर मुझे ये फील हुआ कि ये दीवार की दूरी और इस दीवार की दूरी बराबर है, ऐसा मुझे लगा, मैं कह दूंगा ना मैं मिड में खड़ा हूं, मुझे क्या मालूम ये कितनी दूरी है। ये कंसेप्ट है। इज इट क्लियर? ऐसे सोचना होता है। अगला क्वेश्चन। तो ये शिफ्टिंग का मैंने आपको समझाया, शिफ्टिंग पे मैं और आता हूं। पर एक चीज हम और भी समझ देंगे, ये जो हम ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे ही जो x भाई x नहीं दिखता, x बाई म्यू दिखता है, म्यू भी 1 2, तो जो डिस्टेंस दिखती है ना, वैसा ही फिर हमें वेलोसिटी भी दिखती है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम से वेलोसिटी आ जाती है। जैसे क्वेश्चन में करता हूं, मान लो यहां पर एक बर्ड है और ये बर्ड 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है। यहां वाटर है, यहां फिश है वाटर में। और अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बर्ड इस फिश को कितनी वेलोसिटी से आती हुई लगेगी, तो जो फॉर्मूला हमने किसके लिए अप्लाई किया था? हाइट के लिए, डिस्टेंस के लिए, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, और टाइम तो दोनों को एक जैसा लगता है। क्या जवाब आएगा? तो अपरेंट वेलोसिटी होगी, एक्चुअल कितनी है? 12।
नीचे है जे लिख देता हूं ताकि प्रॉपर जवाब दे पाऊं, ऊपर या नीचे। -12 जे ये एक्चुअल है। अब एनर्जी कहां से कहां जा रही? एयर से कहां? वाटर। तो एयर फर्स्ट मीडियम है, बर्ड फर्स्ट मीडियम में, देख कहां से रहे हैं हम? वाटर से। यानी एयर का इंडेक्स लेना है कहां के रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट। तो एयर बाई वाटर, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू -12 जे कैप। आंसर होगा -16 जे कैप। यानी ये जो बर्ड है R12 से रही है, पर फिश को लगेगा ये डाउनवर्ड आ रही है 16 से। वैसे भी आप समझ सकते थे, फिश पानी में और बर्ड एयर में, बर्ड रेयर में। और डेंसर में रहते हुए, अभी अभी मैंने सिखाया था, डेंसर में रहते हुए अगर रेयर देखते हैं तो दूर दिखता है, ज्यादा दिखता है। तो आंसर हमारा 12 से तो ज्यादा आना ही था। तो 9 तो वैसे ही गलत था। हाँ बोलिए। बर्ड देख नहीं रहा, फिश देख रहा है बर्ड की वेलोसिटी। फिर तो 12 क्यों लिखता, बर्ड देख रहा होता। अब बात यह है, अभी ये जो फिश है ये रेस्ट में। अगर मेरा सवाल ये होता, यही डायग्राम फिर बना रहा हूं, बर्ड है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है, फिश है ये ऊपर जा रही है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से। बताइए, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व बाय फिश। अब मैंने इसमें, उस सवाल में और इस सवाल में एक अंतर डाला। इस बार फिश को मूविंग कर और ये पूछा है कि फिश को बर्ड का वेलोसिटी क्या लगेगी? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश, फिश के रेस्पेक्ट में बताइए, फिश को क्या लगेगा ये बताइए। पर इस बार फिश रेस्ट में नहीं है, फिश मूविंग है। तो अब कंसेप्ट सेकंड स्टेप में आया। ऑप्टिक्स ने तो कह दिया कि अगर ये फिश रेस्ट में होती तो 16 लगता। यानी ऐसे सवालों में पहले ये समझो कि रेस्ट वाले को क्या लग रहा है, फिर अगली स्टेप में जाओ, फिर रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करो। अब जब हम सवाल करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, बर्ड की वेलोसिटी क्या ली जाएगी? क्या ली जाएगी? -12 या -16? -16। इसी मीडियम में रहते हुए, अगर रेस्ट में रहते हुए अगर वो बर्ड को देखती पानी में रहते हुए, तो -16 दिखता भाई उसको, 12 क्यों दिखता? वो लिखा हुआ है रिजल्ट। फिश रेस्ट में रहती तो इतना दिखता, तो फिश मूविंग है तो कितना लगेगा, यही तो मतलब है। तो फिश का मोशन किधर है? अपवर्ड है, डाउनवर्ड है? प्लस कितना है? 6। तो आंसर आएगा -10 JK। यानी फिश को बर्ड का वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड लगे। सॉरी मेरी गलती है। अच्छा, -22, यस। तो 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड लगे। पर ये दोनों सवाल में अंतर समझ रहे हैं? पहले फिश रेस्ट में और बाद में फिश मोशन में। ये तो ठीक है, मैंने 2 स्टेप में किया, पर सवाल वो डायरेक्ट पूछेगा ना, वो थोड़ी कहेगा कि मैं 2 स्टेप में करूं। हमें सोचना है ये सवाल 2 स्टेप में होगा, एक में नहीं होगा। पहले ये सोचना पड़ेगा कि रेस्ट में फिश होती तो उसको क्या लगता, फिर अगली स्टेप में सोचना पड़ेगा मूविंग को क्या लग रहा है। जैसे मैं यही डायग्राम बना के छोड़ता हूं और अब मैं आपसे पूछता हूं,
सवाल नया बना रहा हूं यहाँ, डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही। बर्ड नीचे जा रही है 12 से, फिश ऊपर जा रही है 6 से। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड? सोल्व करिए। इस बार फिश को देखा जा रहा है, बर्ड देख रही। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड? सोल्व करना है। वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड। कितने लोग आंसर देना चाह रहे हैं? 16.5 ये आंसर आएगा, 16.5। देखिए, प्रॉब्लम में वेलोसिटी बर्ड के रेस्पेक्ट में पूछी है, लेकिन बर्ड मूविंग है, यानी रिलेटिविटी परेशान कर रही है। मूविंग वाले में गड़बड़ आती है। तो पहले अपन ऐसा करें, फिश की वेलोसिटी को देखें। अगर ये बर्ड रेस्ट में होती तो बर्ड रेस्ट में होती तो उसे क्या लगता? अपरेंट वैल्यू लगती। एक्चुअल जो ऊपर की तरफ है अपॉन म्यू ऑफ एनर्जी वाटर से आ रही है, बर्ड इसे एयर से देख रही है। तो वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, फिश को देखा जा रहा है, एयर से देखा जा रहा है। वाटर को देखा जा रहा है, एयर से देखा जा रहा है। तो वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, यही कायदा है। और उसने हमें जवाब दिया प्लस का 4.5 जे। तो ये जो जवाब आया ये उस केस में है जब बर्ड रेस्ट में रहते हुए इसे देखती। ऑप्टिक्स का काम हुआ, अब रिलेटिव मोशन का काम शुरू हुआ। तो अब आएगा, ये वैल्यू आएगी वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। फिश की वैल्यू 4.5 अपवर्ड्स, बर्ड की वैल्यू 12 डाउनवर्ड्स। माइनस ने माइनस प्लस किया, आंसर प्लस 16.5 जे के। अपवर्ड मूव करती हुई लगेगी, किस वेलोसिटी से? 16.5 से। तो यहां दो कंसेप्ट हमने इन्वॉल्व की, ऑप्टिक्स भी और रिलेटिव मोशन। ये एक कंसेप्ट से नहीं हुआ सवाल, ये दो से हो। तो पहले ऑप्टिक्स लगाए फिर रिलेटिविटी, क्योंकि आप कहेंगे सर पहले रिलेटिविटी लगा लेते हैं। बात यह है कि हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा, एपरेंट इक्वल टू एक्चुअल बाई म्यू, उसको निकालते समय हमने मोशन को कंसिडर करते हुए वो फॉर्मूला नहीं निकाला है। और इसलिए जब भी वो लगाएंगे तो वो रिजल्ट उस फॉर्म कब देगा? जब देखने वाला रेस्ट में। वो इसलिए हम पहले ऑप्टिक्स की वजह से ये मालूम कर लेते हैं कि भाई अगर वो रेस्ट में होता तो उसको क्या लगता, और फिर रिलेटिविटी का कंसेप्ट हम लगाते हैं, तो हम सही जगह पहुंच जाते हैं। इमोशन के सवाल किस तरह से देखने हैं ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसे यहां से देख रहा हूं,
अभी ये मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। मान लो अभी जो यहाँ मीडियम है उसका इंडेक्स म्यू ओ है, उसका इंडेक्स म्यू ओ है, ऑब्जर्वर जहां है, ऑब्जेक्ट यहां है। अब हमने यहां एक स्लेब डाली। अब ये कितना दूर है नहीं मालूम मुझे, मैंने एक स्लेब बीच में डाल दी, कहीं भी रख दी, यहां यहां कहीं भी। मान लो इसकी थिकनेस टी है और इसका इंडेक्स म्यू है। अब उसके क्या असर पड़ेगा? तो बात यह है कि इस पर्सन को अब ये जो टी डिस्टेंस है, अब टी नहीं दिखेगी। कितनी दिखेगी? टी डैश दिखेगी। कितना है टी डैश का वैल्यू? टी अपॉन स्लेब का इंडेक्स कितना है? म्यू। देखने वाला कहां है? म्यू नॉट। जहां से वो देखता है उसी के रेस्पेक्ट में म्यू लिया जाता है, क्योंकि वही एनर्जी को जाना होता है, वही हमारा टू होता है। तो यहां से आंसर आया म्यू नॉट बाई म्यू इंटू टी। इसका मतलब टी डिस्टेंस जो थी, टी जो थी वो टी डैश दिखी। इतना शिफ्ट होगा। आंसर आ गया 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू इंटू टी। इतना शिफ्ट होगा। नॉर्मली म्यू नॉट 1 होता है, एयर में होता है, तो यहां 1 बाई म्यू लिखा रहता है किताबों में, 1 बाई म्यू। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर कहां होता है? एयर में, और वहां का इंडेक्स कितना है? 1। पर इसको देखकर हम एक बात तो कह सकते हैं, हमने तो जनरल बात की है कि भाई देखो, अगर म्यू नॉट ज्यादा हुआ, बाय द वे ये ज्यादा हुआ, तो टी डेज ज्यादा हो जाएगा, तो ये जितना है उससे भी ज्यादा दूर बड़ा दिखेगा। और अगर ये बड़ा दिख गया तो ये पॉइंट दूर दिखेगा। लेकिन अगर म्यू डैश कम है और म्यू ज्यादा है, यानी स्लेब डेंसर मीडियम की है, तो टी डैश की वैल्यू कम होगी, यानी ये डिस्टेंस जितनी है उतनी नहीं दिखकर कम दिखेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा हमें पास दिखे, शिफ्ट होगा। न्यूमेरिकल करके बात बताता हूं। हाँ, म्यू नॉट में रखा है, ऑब्जेक्ट में रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। हाँ हाँ हाँ, इतना मत बोल यार, तू सवाल बोल। म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट में कहा गई है? म्यू नॉट में पास, ये हम स्लेब की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कहां कर रहे हैं? कौन कर रहा है ऑब्जेक्ट की बात? तो जाएगी तो स्लेब से ही। तो हम तो यही तो कह रहे हैं कि वो जो स्लेब वाला पोर्शन है इसको कितना दिखेगा। हम ऑब्जेक्ट देखने की कहां बात कर रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं कि जो स्लेब म्यू की थी वो म्यू नहीं दिखेगी। मैंने कब कहा कि ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं? मैं भी, मैं तो इस दूरी को देख रहा हूं, और वो दूरी ज्यादा दिखी तो ऑब्जेक्ट दूर दिखेगा, और वो दूरी कम दिखेगी तो ऑब्जेक्ट पास दिखेगा। तो हम पूरा कैलकुलेशन किसका किया? ऑब्जेक्ट का किया क्या? इसमें कहीं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लिखी क्या? फिर हम सोच क्यों रहे? मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं मैं। टी मोटाई की स्लेब टी नहीं दिखेगी, कहा। कितनी दिखेगी? टी डैश, क्योंकि इसका इंडेक्स है म्यू, इसे हम देख रहे हैं म्यू नॉट से, तो हमें टी डैश दिखेगी। ज्यादा भी दिख सकती है, कम। हमने ऑब्जेक्ट की तो चर्चा ही नहीं की यार, और आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। कारण क्या है? जो हम देखना चाहते हैं वो दिखता है। हम इसका मतलब मुझसे जुड़ के नहीं सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो कर रहे हैं। सीखेंगे तभी जब मुझसे जुड़ के चलेंगे, क्योंकि बात में अंतर आएगा ना। मैं जो कह रहा हूं बस वो समझो ना आप तो।
पर हम क्या सोच रहे हैं, हमें ऐसा आता था, अब वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो गलत रास्ते में ले जाएगा। अच्छा आता होता तो हम यहाँ क्यों बैठे रहते, सोचना चाहिए। इसका मतलब नया सीखने की जरूरत है। पुरानी चीजों पे मत चिपके रहो, नए लोगों के साथ रहो। देखिए अब मैं, हाँ बोले, कुछ बोल रहे, मुझे बातों में नहीं लगाइए। मेरे से अच्छा पढ़ना है ना, शांत रहिए। मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ और बहुत अच्छा पढ़ा पाता हूँ। ओनली थिंग आई नीड 100% साइलेंस, फिर मेरा दिमाग काम करता है और बहुत फास्ट करता है। तो मुझे मालूम पड़ जाता है क्या और बता दें, क्या और बता दें। वो काम कब करेगा, साइलेंस से। वरना क्या होगा, रूटीन में 2 सवाल की चल दो। हाँ, अब जैसे यहां पर मान लो ये लिक्विड है और इसका इंडेक्स है 1.4, इंडेक्स है 1.4। यहां ऑब्जेक्ट है, यहां से मैं देख रहा हूं और ये कुछ दूरी पर है। मेरा पहला क्वेश्चन, ये मुझे मान लो h दूरी पर ये है, मुझे अभी जितना दूर है उतना दिखेगा, एक्चुअल से ज्यादा दिखेगा, एक्चुअल से कम दिखेगा? उतना, क्योंकि बीच में कोई रिफ्रैक्शन नहीं है। एक बात, अब मैंने एक स्लेब को बीच में इंट्रोड्यूस किया। हमारी जो स्लेब है, मान लीजिए वो 12 सेंटीमीटर की है, जिसका इंडेक्स है 1.2। अब मैं आपसे कहूं, क्या अभी भी ये मुझे जितनी दूर था उतना ही दिखाई देगा, या थोड़ा दूर या थोड़ा पास? तो कंसेप्ट कहता है कि ये रेयर है, और कोई चीज रेयर आते हैं वो दूर दिखता है, डेंसर आते हैं पास दिखती है। तो ये तो मालूम पड़ रहा है कि वो दूर है। अब हो सकता है हम इन फार्मूलों में उलझ जाएं। मैंने निकाले फार्मूले, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा इनमें उलझो, हर बार याद करके काम मत चलाओ। बस हम तो एक कंसेप्ट लगाएंगे, कितना है भाई, 12 है, कितने इंडेक्स का है, 1.2 का, कहां से देख रहे हैं, 1.4 से। तो मुझे तो ये 14 दिखेगा, हो गया मेरा काम। यानी 12 मुझे 12 नहीं दिखेगा, कितना दिखेगा, क्या ज्यादा दिखा, कितना ज्यादा दिखा, 2 सेंटीमीटर। तो इसके प्रेजेंस में ये मुझे 2 सेंटीमीटर दूर शिफ्ट होगा। इतनी सी बात है। ना मैंने प्लस सोचा बेटे, ना माइनस सोचा, ना किसी फार्मूले में म्यू मॉड कुछ लिखा, कुछ नहीं किया मैंने तो सिर्फ इतना सा सोचा, क्या वो 12 था, मुझे 12 दिखा? बोले यार नहीं दिखा, 14 दिखा। ज्यादा दिखा, 2 सेंटीमीटर ज्यादा दिखा, तो मुझे 2 सेंटीमीटर दूर ज्यादा दिखने की सवाल हो गए। तो फार्मूले होते हैं अपनी जगह, ठीक रहते हैं फार्मूले, पर उससे ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर एक बार बन गई तो मालूम पड़ता है पास जाना है, दूर जाना है। एक सवाल और करता हूं, यहां लिक्विड है, इंडेक्स 1.2 है, ऑब्जर्वर यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है। अब हमने क्या किया, एक स्लेब यहां इंट्रोड्यूस कर दी, थिकनेस 14 सेंटीमीटर है, इंडेक्स 1.4 है। दूर या पास, कितना पास? तो टी डैश 14 था, 1.2 इंडेक्स का था, पर मैं इसे 1.4 से देख रहा था, सॉरी 1.4 का था,
पर मैं इसे 1.2 से ऑब्जर्वर 1.2 में सॉल्व किया, 12 आ गया। इसका मतलब 14 सेंटीमीटर मुझे 14 दिखेगा ही नहीं, कितना दिखेगा? 12 दिखेगा। तो 2 सेंटीमीटर ये पास, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक कोई एयर है जब तो सवाल और भी आसानी है, मुश्किल तो होना नहीं। तो अगर यहाँ एयर मान लेंगे तो और इजी है, फिर तो बहुत ही इजी हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात एकदम क्लियर। तो ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे ये शिफ्टिंग होती है। आगे मैं ले जाऊंगा कि कैसे इसको समझेंगे और रे डायग्राम में कैसे समझेंगे। अभी केवल हम एक बात समझ रहे हैं कि अच्छा ये शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अपरेंट और एक्चुअल का रिलेशन हमने लिया। अगली बातों में हम और आगे इसको सीखते चलेंगे और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, यहां मेरे पास में 3 लेयर है। ये एक्स है, वाई है और जेड है। ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जर्वर यहां है, 1 2 3 और 4। ये ऑब्जर्वर ए है, ये ऑब्जर्वर बी है, ये ऑब्जर्वर सी है। डिस्टेंस भी दे रखी। अब मैंने आपसे कहा ये ऑब्जेक्ट इस सी ऑब्जर्वर को कितना डेप्थ पर दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट इस सी ऑब्जर्वर को कितना डेप्थ पर दिखाई देगा। जवाब होगा आपका कितना? डी सी। सी मान लिया, सी ऑब्जर्वर देख रहा है। कितना लिखूं? कितनी दूर है ये? क्या आपको जेड दिखेगी? कितने इंडेक्स की है? कहां से देख रहे हैं? म्यू ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट। तो जो सी ऑब्जर्वर है इसे ये इतना दूरी पे दिखाई देगी। जेड दूरी उसको जेड दिखती नहीं है। अब मैं अगर आपसे कहूं इस बी ऑब्जर्वर को क्या लगेगी, ये कितना दूर या डेप्थ पर इसे फील करेगा? बी ऑब्जर्वर उसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब इसको 2 स्लेब आ गई, एक वाई थिकनेस की और दूसरी जेड थिकनेस, और उनके इंडेक्स भी अलग अलग है। बी देखने वाला है, जिस मीडियम में वो है वहां का इंडेक्स μ2 है। अब हम यहां पर 2 स्लेब को डील कर रहे हैं। दिमाग में एक बात आती है कि सर क्या हम अलग अलग मान के सॉल्व कर लें? कर लें, पर ऐसा तब कर पाएंगे जब बीच की लेयर जितनी भी हैं सब पैरेलल हो और प्लेन हो। थिकनेस कम ज्यादा चलेगी, वाई कम हो, जेड कम हो, ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं। ऑल द इंटरमीडिएट सरफेसेस मस्ट बी प्लेन एंड पैरेलल। अब आप मुझे कह सकते हैं सर ये आपने रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? ये मैं आगे अगली स्टेप में सिखाऊं कि ये फैसिलिटी हमें तभी मिल पाएगी जो मैं आगे बता रहा हूं, जब बीच में आने वाली जितनी भी लेयर हैं वो सब, पहला पॉइंट प्लेन है और दूसरा पैरेलल। वरना ये जो भी हम आगे कर रहे हैं वो वैलिड नहीं। क्यों नहीं है आगे बात करता हूं, पर एक हमने पहले ही कह दिया कि हाँ ये लिमिटेशन हमारी है। अब इसको ध्यान में रख के कि भाई फिर जब मैं इसको डील करूं तो इसको भूल जाऊं कि ये है भी, और इसको डील करूं तो इसको भूल जाऊं।
दोनों को अलग अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट डील करना है। जो कहता है कि यार ये जो वाई डिस्टेंस है जिसका इंडेक्स 3 है, क्योंकि ऑब्जर्वर बी है जो 2 में है, तो y इस b को दिखेगा y अपॉन म्यू ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू। सब एग्री कर रहे हैं? चलो आगे, रोकना हो रोक देना, कोई जल्दी नहीं है। प्लस जो z है b को, यह z जिसका इंडेक्स 4 है, z अपॉन म्यू ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि ऑब्जर्वर 2 में। बोले सर इसका कोई असर नहीं, नहीं, इसका अलग देखा, इसका अलग देखा। ये मैंने पहले ही कह दिया कि हमें ऐसा करना है। क्यों कर रहे हैं आगे सीखेंगे, रिजल्ट आ गया। अब मैं अगर आपसे कहूं ए को क्या लगेगा, बताओ, ए को कितना दूर लगेगा? एक्स कितना लगेगा, बोलिए। एक्स लगेगा, हाँ बोलिए। हाँ, म्यू 2 1, वाई म्यू 3 1, जेड म्यू 4 1। ये कंसेप्ट, जहां आप हैं उनके रेस्पेक्ट में म्यू लीजिए बस। जिसको देखा, जहां से देखा, z को देखा तो उसका इंडेक्स 4, कहां से देखा? 1 से, इसलिए म्यू 4 विद रेस्पेक्ट टू 1। मेरे ख्याल से बात मेरी एकदम क्लियर हो। अब मैं अगर कहूं, ऐसे सोचूं कि क्या इन लेयर्स ने, तीनों ने ही शिफ्ट किया? अगर मैं सोचता हूं, ए के लिए सोचता हूं, 4a, क्या बता सकते हैं कि पहली लेयर ने कितना शिफ्ट किया? बताओ, पहली लेयर ने कितना शिफ्ट किया? तो जवाब आएगा, हाँ, 1 माइनस म्यू 1 बाई म्यू 2 इंटू एक्स। म्यू 2 1 है ना, ऊपर चला गया म्यू 1। एक्स वैल्यू इतनी दिख रही है, डिफरेंस ले लिए। दूसरी लेयर ने कितना शिफ्ट किया, बताओ? 1 माइनस म्यू 1 बाई म्यू 3 इंटू वाई। तीसरी लेयर ने कितना शिफ्ट किया, इंटू जेड। और टोटल शिफ्ट हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड। ऐसे कुल मिला के तीनों लेयर अपनी अपनी शिफ्टिंग करेंगी। न्यूमेरिकल से इसको आगे सिखाता हूं। तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया कि एक लेयर है तो क्या है, एक लेयर का न्यूमेरिकल हमने किया, फिर हम आगे बढ़े 2-3 लेयर पे आए। अब मैं फिर इसको यूज करने के लिए प्रॉब्लम्स करता हूं। पहला एक सिंपल सा प्रॉब्लम, मान लो यहां पर ये D1 है, ये D2 है, या इंडेक्स म्यू 1 है, या इंडेक्स म्यू 2 है, यह ऑब्जेक्ट है। अभी हम इसे देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं। मैं चाहता हूं इन दोनों मीडियम को हटा दूं और दोनों की जगह कोई एक मीडियम डाल, और अभी जितना दूर मुझे ये अपियर हो रहा है, बाद में भी मुझे ये उतना ही दूर अपियर होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो आप बताइए, वो जो सिंगल मीडियम में डालूं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे क्या लेना चाहिए? करिए। I want to replace these two by a single medium under equivalent condition. What must be the refractive index?
यस, देखो अभी ये कितना डेप्थ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये हमें दिखाई दे रहा होगा d1 बाई μ1 प्लस d2 बाई μ2। क्या बाद में भी हम यही चाहते हैं कि इतना ही डेप्थ पे दिखाई दे? हाँ, मान लो हमने इन दोनों को रिप्लेस किया और कोई एक मीडियम डाला, इंडेक्स लिया म्यू, कितनी गहराई होगी है? पूरे में कौन सा मीडियम डाला? इंडेक्स। अब सॉल्व कर लीजिए, ये आपको बता देगा कि जो इक्विवेलेंट आप लेंगे कि दोनों मीडियम को किसी एक मीडियम से रिप्लेस करेंगे तो उसका इंडेक्स क्या होना चाहिए। ये इक्वेशन आपकी मदद करते हैं। तो दो हटाया, एक लिया, तो कितनी दूरी में है वो? d1 प्लस d2 में। क्या इंडेक्स है उसका? म्यू। बस सॉल्व किया, आंसर है। एलसीएम ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? और आगे बात करें। यहां पर हमने मान लो ये दो, यहां वाटर है जिसका इंडेक्स 4/3, यहां ग्लास है, ये 12 है, ये 9 है। ऑब्जेक्ट यहां है, हम इसे यहां से देख रहे हैं। अब मैंने आपसे पूछा ये ऑब्जेक्ट मुझे वैसे है कितना दूर? 12 प्लस 9 21 पे है। तो जब ये 21 पे है तो क्या मुझे 21 पे दिखेगा? मैं इस सवाल को करना चाहता हूं कि मुझे कहां दिखाई देगा। अब इस सवाल का टारगेट ये नहीं कि केवल सवाल करना है, मैं आपको इसमें 4-5 कंसेप्ट सिखाता हूं। सवाल ये रखूंगा, देखिए क्या क्या हमारे पास अप्रोच हो सकती है, उससे हमें सवालों को करने के तरीके समझना है। जैसे पहला, अगर मैं ऐसा मानूं कि ये जो हमारा 12 है, क्या हमें 12 दिखेगा? नहीं, ये हमें 12 नहीं दिखेगा। कितना दिखेगा? हमें दिखेगा 12 बाई म्यू ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो 1 के डिवीजन की कोई जरूरत नहीं। क्या 9 मुझे 9 दिखेगा? नहीं, 9/3/2 दिखेगा। तो कुल मिला के मुझे 9 प्लस 6 टोटल मुझे 15 डिस्टेंस पर दिखाई देगा। तो है तो ये 21 पर मुझे 15 पर दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि क्या ये ग्लास या ये जो वाटर पोर्शन है क्या ये शिफ्ट करेगा? हाँ, कितना? 1 माइनस 1/4/3। क्या कॉलम हाइट है वाटर की? 12। तो 3 4 1 माइनस 3/4 1/4 ऑफ 12 3 सेंटीमीटर। क्या ग्लास पोर्शन भी शिफ्ट करेगा? कितना? 1 माइनस 1/3/2 इंटू 9। तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। टोटल शिफ्ट 6 सेंटीमीटर था। कितना? 21। शिफ्ट 6 का दिखेगा 15। बात ये नहीं है कि सर हमने दूसरी तरह से क्यों किया। आप ये क्यों सोचते हैं कि वो यही पूछेगा कि कितना दूर दिखाएगा? क्या वो आपसे नहीं पूछ लेगा प्रॉब्लम बना के इनमें से कौन ज्यादा शिफ्ट कर रहा है?
ग्लास, वाटर, दोनों बराबर, कुछ भी कह देगा। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि वो डेप्थ के ही सवाल पूछेगा? तो हम ये जो काम कर रहे हैं वो उसके पीछे टारगेट ये है कि हम बातों को समझें। तो जो पूछेंगे जो उसका जवाब हम देंगे। उन्होंने पूछा भाई कौन ज्यादा शिफ्ट करेगा, तो अपन वाटर का शिफ्ट निकाल लेंगे, ग्लास का निकाल लेंगे, तीन तीन बराबर दिख गए तो कह देंगे यार दोनों बराबर। ऐसे लॉजिकल चलना पड़ता। अब हमारे दिमाग में एक और बात आ सकती है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि भाई ये वाटर 12 है और ग्लास 9 है, दो मीडियम होने से थोड़ी परेशानी आ रही, क्यों नहीं पूरे को वाटर मान ले? बोले सर आप ये चाह रहे हैं ग्लास हटा दें? हाँ मैं चाह रहा हूं, पूरा वाटर मानना चाह रहा हूं, रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए, पूरा वाटर मानना चाह रहा हूं। तो क्या किया जा सकता है? देखें उसका क्या अप्रोच होनी चाहिए। पूरे में वाटर चाहता हूं, लॉजिक समझना, ग्लास को हटाना चाहता हूं, तो जिसको मैं हटाना चाहता हूं उसको देखूं कहां से? वाटर से, क्योंकि मैं वहां वाटर लाना चाहता हूं, तो मैं वाटर से ही उसको देखूंगा। वो ग्लास मुझे वाटर से देखने पे कितना दिखता है, तो वो पोर्शन कितना है? 9। कहां से देख रहे हैं? इसका इंडेक्स कितना है 9 का? 3/2। कहां से देख रहे हैं? वाटर से। तो जहां से देखते हैं वहां के रेस्पेक्ट में म्यू लेना होता है, ये बहुत बेसिक लॉजिक है। तो बोले सर इसका मतलब तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर दिखेगा जब आप इस को देखोगे, ग्लास को, जो 9 है वास्तव में, तो पर वाटर से देखोगे तो ये आपको 8 दिखेगा। तो बोले यार फिर काम हो गया, आप ऐसा करो, और पहले वाटर कितना था और ये 9 आपको वाटर में से देखने पे कितना दिख रहा है? तो 12 और 8 का सम 20। तो आप इस पूरे को वाटर मान लो 20। सवाल हो गया। बोले सर रिजल्ट वही आएगा? हाँ आएगा। यहां से आप देख रहे हैं 4/3 है, कितना दिखाई देगा? ये कितना है? 20। एपरेंट वैल्यू इक्वल टू, एपरेंट वैल्यू इक्वल टू 20/4/3। आप आंसर देखो फिर 59। यानी अगर आपके पास में 2-3 मीडियम है और आपकी इच्छा है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, तो आप 2-3 को हटा के कोई अपनी पसंद का एक ले सकते, या दोनों हटा के। एक सवाल यहां किया था, उतना ही ऊंचाई में लेना हो तो इक्वलेंट म्यू भी ले सकते। याद आ रहा है क्या था ना? अभी ये दो हटाना हो, दो हटाना हो, अभी एक सवाल करके आया था, और एक लेना हो तो उसका म्यू क्या लूं? तो फिर वो उस म्यू को पूरे 21 से भरना पड़ेगा। पर मैंने कहा कि नहीं, मैं नया मीडियम नहीं लेना चाहता, मुझे इसको ऊंचाई को कम ज्यादा करना हो तो कर लूंगा। मीडियम तो या तो पानी लूंगा या ग्लास लूंगा। तो मैंने सोचा चलो पानी लेता हूं, तो पानी में गया, कांच को देखा, 9 था, 8 दिखा। हमने कहा तू 8 पानी हो जा, हो गया, जो दिखा वो हो जा, और देखो सवाल हो गए। बोले सर ऐसा करें क्या अपन, कांच में चलें, पानी को देखें, कहता तू कांच हो जाए, हो जाएगा, देखते हैं, फिर करते हैं। कांच में गए, पानी को देखा, कितना है पानी? 12। क्या है इंडेक्स पानी का? कहां से देख रहे हैं? कहां से? जहां से देखते हैं वहां के रेस्पेक्ट में म्यू लेना होता है। बोले सर 1-2 के ऊपर ग्रिप आती है तो काम हो जाता है इसका मतलब? हाँ। क्या आंसर आया? क्या आंसर हुआ? 8 9/8 ऑफ 12, 27/2। ग्लास कितना था पहले? 9। और ग्लास में से जब इस 12 को देखा तो कितना दिखा?
27.2। तो कुल मिला के ग्लास कितना मानना पड़ेगा? 18 + 27 45/2। इतना ग्लास हो गया, ये इतना ग्लास हो गया। बोले सर रिजल्ट लाते हैं। ये ग्लास एयर से देख रहे हैं, ग्लास 3/2। हाँ क्या मिलेगा भाई अपेरेंट बोलो? एक्चुअल कितना है? 45/2। ग्लास का बोलो 3/2, कितना हुआ? 15। आंसर फिर 15। यानी मैं चाहूं तो दोनों को हटा के कोई नया मीडियम ले आऊं और इसी हाइट में भर दूं, वो भी मैं कर सकता हूं। पूरे को पानी से रखूंगा तो फिर थोड़ी लंबाई 21 की जगह 20 करनी पड़ेगी। पूरे को कांच लूंगा और वही रिजल्ट चाहता हूं तो मुझे फिर वो 45/2 करना पड़ेगा, पर काम हो जाएगा। यानी हम एक मीडियम को दूसरे मीडियम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। बोले सर ये नहीं, हम तो बिल्कुल बिल्कुल प्योर ऑप्टिक्स से करेंगे। ये तो आप फार्मूले लगाते हो, वो हमें आपने सिखाया ना, V = μ2/μ1 × U। मैं तो वहां जाना चाहता हूं, चल तेरे को वहां की सैर करा के लाते। आपको लगेगा कि ऑप्टिक्स कितनी सरल है, केवल सोचना तो पड़ेगा। देखो वो तो हर जगह है, यहां है तो काम है, रट रहे हो तो दिक्कत है। फिर तो आप रटते रहना μ1 μ', कौन भूल गया? हम भूलते भूलते नहीं, हम तो किसको देखा, कहां से देखा, मालूम है क्या प्रोसीजर। इससे ज्यादा कुछ हम सोचते ही नहीं। जितना बढ़िया सीखोगे ना उतना कम सोचना पड़ेगा, और जितना हम रटेंगे उतना ज्यादा रटना पड़ेगा। हर चीज का नया फार्मूला, हर नई सिचुएशन की नई फार्मूला, नहीं कर पाओगे। और कम चीजें मालूम हो ना, जैसे अपने को क्या है, घर से आते कपड़े कौन से पहनने, बोले ये पहनने। अगर छूट होती ना, कुछ भी पहनो, आज ये पहन लूं क्या, अच्छा ये पहन लूं क्या, आधे घंटे तो हम सिलेक्शन करने लग जाते, कौन सा शर्ट आज अच्छा लगे। पर अब अपने पास ये चॉइस नहीं है ना, दो फार्मूले आते हैं, ले दे के वही लगाने हैं, यही कपड़े पहनने हैं, तो बस नींद में भी उठे तो पहने चलो, है ना, कोई टाइम खराब नहीं होता। हम फास्ट हो गए। कम चीजें जानने का यही फायदा है कि आप फालतू चीजों में दिमाग नहीं लड़ाते। आपको एक रास्ता आता है और उसको आप तुरंत, अब वो जितना आप उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अच्छा आता जाएगा और आप बहुत फास्ट हो जाते हैं अल्टीमेट। वरना तो हम केवल याद ही करते रहते हैं किसमें क्या लगेगा, और भूल हो जाते हैं। वो तो टाइम है, 1 महीने बाद साफ। और ये साफ भी हो गया ना तो 15 मिनट में वापस आ जाएगा, क्योंकि हमने ज्यादा सीखा ही नहीं था, 10 मिनट में रिवीजन। तो यहां से आप देखो, अब उसी प्रॉब्लम को फिर करते 9 12। हम यहां हैं, ये ऑब्जेक्ट यहां है 12, 4/3 3/2। अब देखो फिर कैसे चलती, एनर्जी से चलती है ऑप्टिक्स। एनर्जी स्टार्ट हुई, इसको देखना है, ऑब्जेक्ट से चलना है एनर्जी को। देखो ये इंटरफेस आया, इसका मतलब इस इंटरफेस पर एक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। क्या प्लेन सरफेस है? क्या प्लेन सरफेस का फार्मूला लगाना चाहिए? याद है क्या? क्या है? V = बोलो μ2/μ1 × U। बस मैं इससे बात करूंगा, सबको आता है अपने को, यहीं से शुरू किया अपन ने। अब मुझे बताओ μ2 क्या है? जहां जा कौन कहां जा रही है? पानी में। कहां से आ रही है? ग्लास से। लिख दो 4/3 3/2। यू बताओ, यू बताओ। माइनस नहीं,
जब भी फार्मूला काम में लो, साइन कन्वेंशन को ऑनर करो। माइनस प्लस लिखना ही लिखना है, माइनस नहीं। जवाब आया माइनस का 8। माइनस ने क्या कहा? एनर्जी क्यों जा रही है? माइनस ने क्या कहा? इमेज कहां बनी? नीचे, यहां माइनस, यहां बनी 8 पे बनी। ये पहली सरफेस ने यहां इमेज बनाई। अब एनर्जी आगे बढ़ी, पहुंच गई क्या उसकी आंख में? नहीं पहुंची। कोई और आएगा रास्ते में, कोई इंटरफेस आएगी, पैरेलल आएगी, प्लेन आएगी, एनर्जी यहां से ट्रांसफर होके आ जाए। क्या यहां प्लेन सरफेस की फिजिक्स लगा दें? क्या ये फिजिक्स लगेगी? ये लगेगी। इस बार एनर्जी क्यों ट्रांजिट कर रही है? टू कौन है? टू कौन है? हाँ बोलो। और म्यू वन कौन है? अच्छा, क्या पहली सरफेस से एनर्जी निकल के दूसरे पे गई? तो क्या पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनी? पहले की इमेज ये थी, तो क्या ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है? उस लेयर से कितना दूर है? 20, 12 और 8, 20, माइनस या प्लस? माइनस। फ्लो ऊपर है ना बेटे, नीचे गए, माइनस है। सॉल्व करो, -50। फिर जवाब। यानी ये बिल्कुल एक सिस्टम सीखे, इसमें हमने कोई फार्मूला, कोई बात नहीं। इसका बड़ा फायदा है, हालांकि लंबा है, पर इसे बाय द वे कर्व भी होता ना, तो मैं ज्यादा जोर नहीं डालता। मैं कहता नहीं प्लेन की सरफेस की फिजिक्स मत लगाओ भाई, कर्व वाली लगाओ। तो हम, ये जनरल मेथड है जिसमें बीच की सरफेस कभी कर्व्ड आ जाए तो इक्वेशन कर्व वाली लिख देंगे, प्लेन आया तो इक्वेशन प्लेन वाली लिख देंगे। तो कैसा कॉम्प्लेक्स सवाल होने में कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि हमारे इस लेवल पे सवाल नहीं आते, पर आ जाए तो हमें तरीका तो आना ही चाहिए कि भाई ऐसा हुआ तो करते क्या है। बस बेसिक कंसेप्ट है, एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होता है, यही हम कहना चाह रहे हैं। आगे एक सवाल करता हूं, इसको यूज करके बताता हूं। हाँ, रुको। सवाल एक ही तो है यार, 12 और 9 का सवाल है, 5 तरह से तो कर दिए। मतलब सवाल गलत होगा ये तो हमारे कॉलम ही नहीं, बस ये हो सकता है कि टाइम ज्यादा लगा, कम लगा। ऑनलाइन ठीक है सब? हाँ, ये कंटेनर है, यहाँ बॉटम है, ऑब्जेक्ट है यहाँ h हाइट पर है, ऑब्जर्वर यहां है, d हाइट है, ये म्यू इंडेक्स है यहाँ का, बॉटम में मिरर है, प्लेन मिरर है, बॉटम में प्लेन मिरर है। क्वेश्चन है, इस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में जो इमेज बनेगी
वो यहां से कितने डेप्थ पर अपीयर होगी, सरफेस से कितना डेप्थ पर अपीयर होगी। ऑब्जेक्ट की इमेज जो प्लेन मिरर में बनेगी, बॉटम में प्लेन मिरर लगा है, वो इस ऑब्जर्वर को कितना डिस्टेंस पर अपीयर होगी। देखिए, दो तरह से मैं इसको करता हूं। पहला जो इजी तरीका है, दूसरा जो कंसेप्चुअल तरीका है, थोड़ा सा लेंदी है, पर इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि कई बार सिचुएशन मैंने कहा ना कर्व्ड आएंगी। बॉटम में प्लेन मिरर नहीं आया, कॉनकेव आ गया, तो फिर वो जो हम सीधा सीधा कर लेते थे, रिप्लेस करना ये करना, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने कहा था कि वो काम तभी करता है जब सभी सरफेस प्लेन। इसमें तो प्लेन है तो लगाने में कोई बुराई भी नहीं है। इसलिए इसी पे अपन दो तरह से काम करेंगे। एक अपना यूं समझो, आगे की तैयारी समझो कि अगले सवाल को हम ढंग से कर पाए। देखो, हम ऐसा सोच रहे हैं, ये लिक्विड ने बीच में आके परेशानी की, हटा देते। बोले सर ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी तो सीखा था, ग्लास को पानी बना लिया था ना, हटा दिया था ना, ग्लास को पानी बना लिया था ना, तो क्या मैं इसको एयर नहीं बना सकता? तो एयर से देखने पर ये जितना मुझे दिख रहा है, याद करो, पानी में से देखने पर ग्लास जितना दिख रहा था, क्या उतना पानी मान लिया था? 8। तो इसको एयर में से देखने पर ये जितना मुझे दिख रहा है, क्या मैं उतना एयर मान लूं? मान सकते? बोले सर इसका तो आप ये कहना चाहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये हाइट है, यहां से आप देखेंगे, यहां से मेजर करेंगे, पर अब आप इसको डी मानने को तैयार नहीं है, आप इसको डी बाई म्यू कहना चाहते हैं और एयर कहना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है मीडियम मुझे डी नहीं दिखेगा, डी बाई म्यू दिखेगा, और जितना मुझे दिखेगा मैं उससे उसको रिप्लेस कर सकता हूं। एयर हो जाए, हो गया, कितनी एयर हो जाए? डी बाई म्यू। तो बोले सर अब तो ये आसान हो गया, पानी तो, ये लिक्विड तो हट गया, सवाल हो गया ना, खत्म हो गया सवाल। कितना दूर है यहां से? प्लेन मिरर में कितनी इमेज बनेगी? एच बाई एच प्लस डी बाई म्यू। यहां से कितना दूर है ये? यहां से मेजर कर रहा है ना ये, तो कितना दूर है बोलो? एच प्लस 2d बाई। सवाल हो गया। तो ये रिप्लेसमेंट टेक्निक काम कर गई। अब आप कहेंगे सर हम इसको प्रॉपरली करें तो, अब मैं प्रॉपरली कर, लॉजिक वही लगाएंगे, और इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें कर्व मिरर भी सीखना है आगे जाके, नीचे बॉटम में कर्व मिरर भी लगाना। देखो, प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट एच डी म्यू, सवाल वही है, ऑब्जर्वर, प्लेन मिरर है। यहां बात यह है, एनर्जी ऑब्जेक्ट से आएगी, इस सरफेस को क्रॉस करेगी, मिरर में गिरेगी, मिरर इमेज बनाएगी, वो एनर्जी लौटेगी,
फिर इसके आंख में जाएगी, तब उसे दिखेगा। होगा तो यही ना। अब जो जो हमने सोचा उसको हम एक्ट करते जाते हैं। क्या ये एनर्जी यहां सीधी पहुंच गई या सरफेस को क्रॉस की? क्या सरफेस प्लेन है? प्लेन सरफेस की क्या इक्वेशन? v इक्वल टू μ2 बाई μ1 इंटू यू। टू बोलो, टू बोलो, वन बोलो, यू बोलो, यू माइनस एच। ऑब्जेक्ट यहां से h दूरी पर है, फ्लो नीचे है, माइनस एच। मेजरमेंट सरफेस से होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सरफेस होता है, फ्लो के बेटे अपोजिट गए, माइनस लेना। बोले सर अपन रूल नहीं बदल रहे, हम रूल बदलेंगे नहीं लास्ट तक। अलोंग द फ्लो पॉजिटिव अपोजिट नेगेटिव, रूल नहीं बदलते। चाहे मिरर पढ़ो, लेंस पढ़ो, सरफेस पढ़ो, कोई रूल नहीं बदलते। हर बार नए नए रूल थोड़ी पढ़ने। बोले सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं म्यू एच, हाँ माइनस यानी ऊपर, कितना दूरी पे? म्यू एच। बोले सर इमेज वहां, एनर्जी इधर आ गई, इमेज वहां बन गई, ये क्या हुआ? अरे यार होता है, वर्चुअल इमेज बनती है। जिधर एनर्जी जाए उधर इमेज बने जरूरी तो नहीं है भाई। चलो ठीक है, एनर्जी को आगे बढ़ाते, बड़ी एनर्जी आगे, मिली मिरर को। इसका मतलब इस सरफेस ने जो इमेज बनाई वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हुई। जब पहले की एनर्जी दूसरे को मिलती है तो पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हुई। अब मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट हो गए, कितना दूरी पे? d प्लस म्यू एच। प्लेन मिरर है क्या? इतना ही दूरी पर इमेज बनाएगी क्या? d प्लस म्यू एच। बनी है अभी इमेज, दिखी नहीं है। कब दिखेगी? वापस एनर्जी आएगी। कहां से आएगी? यहां से या मिरर से? मिरर से आ रही है। पहुंच गई है, सरफेस क्रॉस करनी है, रिफ्लेक्शन होगा। क्या सरफेस प्लेन है? रिफ्लेक्शन होगा। प्लेन सरफेस की इक्वेशन v इक्वल टू μ2 बाई μ1 इंटू यू। ये v सरफेस से आएगा, वही हमें जानना था। टू बोलो, μ2 μ1 यू बोलो, माइनस ये मिरर की इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, मिरर की इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है। कितना दूर लिखूं बोलो यार? डी, और ये डी प्लस म्यू एच, टोटल 2d प्लस म्यू एच। म्यू को अंदर ले ले, माइनस, माइनस यानी नीचे, कितना दूर? 2d बाई म्यू प्लस एच। म्यू से डिवीजन चेक कर लो। लंबा हुआ सवाल, मालूम है मेरे को, इसलिए पहले शॉर्टकट बताएं। नहीं जाना इस रास्ते पे, पर जाना पड़ेगा बेटे अगर कर्ड मिरर आ गया। प्लेन मिरर था ना, दिक्कत नहीं आई। कर्ड आते हैं तो कर्ड मिरर की फ्रिज लग जाएगी, रिप्लेस करना बंद हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। नहीं कह सकते कि इसको म्यू डी बाई म्यू ले लो, वो तभी कह सकते हैं जब सरफेस प्लेन हो, पहले ही कह दिया था। इसलिए सीखा भी सही, हम आगे की तैयारी भी कर रहे हैं। यार कर्व्ड मिरर भी तो आ जाता है कई बार, मुश्किल तो नहीं आता, सिंपल वाला तो आ ही जाता है। अगला सवाल देखते, किसी को डाउट है बात करो।
कौन से फार्मूले, ये वाला, ये वाला। एनर्जी किधर जा रही है? ऊपर। कहां से नापना है? मेरे से नापना है। कहां एक्शन हो रहा है? इस इक्वेशन में एक्शन कहां हो रहा है? रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है? मिरर रिफ्रैक्शन करता है। एनर्जी तो लौट रही थी, इसकी आंख में जा रही थी, तो यहां हुआ ना रिफ्रैक्शन तो। अरे रिफ्रैक्शन बोल रहा हूं, मिरर तो रिफ्लेक्शन बोलता है। तो इस सरफेस से जब एनर्जी निकलेगी तो रिफ्रैक्शन का फार्मूला है या ना? ये फार्मूला रिफ्लेक्शन का है कि रिफ्रैक्शन का है? कहां हो रहा है रिफ्रैक्शन? मिरर कर रहा है क्या रिफ्रैक्शन? कौन कर रहा है? सरफेस कर रही है। तो मेजरमेंट कहां से होंगे? सरफेस। लॉजिकल है ना बात, जहां से जो काम हो रहा है वहीं से मेजरमेंट। मिरर का एक्शन लेना होता है तो मेजरमेंट मिरर से, लेंस का एक्शन होता है तो मेजरमेंट लेंस से, सरफेस का एक्शन होता है तो मेजरमेंट सरफेस से। एनर्जी के साथ चलोगे तो पॉजिटिव, अपोजिट चलोगे तो नेगेटिव। इतनी सी तो बात है यार। मेरे ख्याल से 10-15 दिन से बोल रहे हैं एनर्जी के साथ चलो पॉजिटिव, अपोजिट चलो नेगेटिव, पर अभी तक नहीं आया। मैंने कहा ना, बात छोटी होती है पर समझने में, और वो याद भी हो जाती है, हाँ भी भर लेते हैं, सब हो जाता है, अगली बार फिर गलत कर लेते हैं। ये समस्या दिमाग की है। वो क्या है, मान तो जाता है पर मन से नहीं मानता। तो बार बार फिर वहीं चला जाता है जहां उसको पहले किसी ने फीड कर रखा है। वो दिमाग में फिर निकल के आएगा, फिर याद है, अरे अभी सिखाया था, फिर वापस आता है अपनी जगह। इट टेक्स टाइम। तो जो खराब भरा हुआ है ना अंदर, उसको साफ होने में थोड़ा टाइम लगता है। और खाली है तो फिर तो अच्छा है, कम से कम जल्दी चीजें सेटल हो जाएंगी। दिक्कत तो तब आती है जब पहले से कुछ आता हो और वो गलत आता हो, तो वो नई चीज को अंदर जाने नहीं देता। वो कहता है अरे ये ऐसा भी तो होता है, अपन ने तो पिछले साल ऐसे किया था, ये क्या बता रहे? बस वहीं उलझ जाता है, क्योंकि वो पुरानी चीजों से भी जुड़ा रहता है और नया उसको अजीब लगता है, वो गड़बड़ होता है। तो खाली दिमाग तो ज्यादा अच्छा है, खाली कागज पे लिखना ज्यादा आसान होता है। तो मैं तो कई बार, शायद मैंने कहा भी हो, शुरू में कहता भी हूं मैं, मेरी क्लास में आओ तो पुराना भूल के आओ, मैं सिखाना जानता हूँ। मतलब पुरानी चीजों की मुझे कोई जरूरत है नहीं है, कोई लेना देना नहीं, मैं जानता हूँ कैसे सिखाते। पिक्चर ऑल नहीं है यार। हाँ भूल गया, मूवी देख रहे हैं। चलिए, अब बॉटम में प्लेन मिरर की जगह क्या लाने जा रहे हैं? कर्व्ड मिरर की बात। कंटेनर है, इस कंटेनर के बॉटम में मिरर है। कंटेनर की हाइट 40 सेंटीमीटर। अब रिप्लेसमेंट वाली टेक्निक काम नहीं करेगी क्योंकि सरफेस कर्व्ड है। रेडियस 100 है, पानी है यहां, इंडेक्स 4/3 है, पैरेलल लाइट आ रही है। पैरेलल लाइट आ रही। अब मैं आपसे कहता हूं, लाइट आएगी, सरफेस से निकलेगी, मिरर पे गिरेगी, मिरर से लौटेगी, सरफेस से निकलेगी, फाइनली इमेज बनेगी। फाइनल इमेज कहां बनेगी? निकल, फाइनल इमेज कहां बनेगी?
हाँ बोलिए। ये जो अपर सरफेस है, जो अपर सरफेस है उसके ऊपर फाइनल इमेज बनेगी। ऊपर की सरफेस से 7.5 सेंटीमीटर दूर। कितने लोगों ने जवाब दिया? तीन। ऊपर की सरफेस से 7 सेंटीमीटर दूर, 7.5। अब मैं काम करता हूं, समझिए कहां गलत तो होने दीजिए, गलत की चिंता तो करना ही नहीं, मैं पहले बोल चुका हूं। सीखने की प्रोसेस में गलतियां तो होंगी, नेचुरल है। अब वो गलतियां ठीक होनी चाहिए, पहली बात। क्या लॉजिक में एक एक बात करता चलूंगा, पकड़ते जाना। पैरेलल लाइट आ रही है, सरफेस पे नॉर्मल गिरी। नॉर्मल का कंसेप्ट कहता है मुड़ेगा नहीं, सीधा जाएगा, यानी इससे निकलने के बाद भी लाइट पैरेलल रहेगी, पहला कंसेप्ट। मिरर की रेडियस 100 है, फोकल लेंथ 50 होगी क्योंकि वो R/2 होती है। हालांकि सामने पानी है, बट मीडियम की प्रेजेंस से फोकल लेंथ पे असर नहीं पड़ता है, दूसरा कंसेप्ट। लाइट पैरेलल आ रही है, रूल कहता है पैरेलल लाइट फोकस पे जाना चाहिए। क्योंकि फोकल लेंथ 50 है तो इस लाइट को 50 पे जाना चाहिए। ठीक है, लाइट 50 पे जा रही है। अब दिक्कत ये आ गई कि वो 50 पे जा रही थी, यहां जा रही थी, ये 40 है, जहां 50 पे रही थी, बचा हुआ कितना है? 10। वहां इमेज बनने वाली थी, मिरर इमेज बनाने वाला था, वो मिरर का इमेज पॉइंट था, मिरर की एनर्जी सरफेस पे गिरी। इसका मतलब मिरर की इमेज पॉइंट इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी ये पॉइंट जहां ये एनर्जी जा रही थी वो इस इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हुआ। पर ये एनर्जी इस पे जो जा रही है कन्वर्जिंग है, उस पॉइंट पर एनर्जी जा रही है, वहां से आ नहीं रही है, वो पॉइंट दूसरी तरफ है, वर्चुअल में जा, वो ऑब्जेक्ट पॉइंट है। आप कहेंगे सर वो इमेज था, ठीक कह रहे हो, वो मिरर के लिए इमेज था, पर मिरर से एनर्जी चलकर सरफेस पे गिर रही है। इसका मतलब सरफेस के लिए मिरर का इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब मुझे क्योंकि सरफेस प्लेन है तो प्लेन सरफेस की फिजिक्स लगानी चाहिए। मामला रिफ्रैक्शन का है प्लेन सरफेस से, तो मुझे रिलेशन काम में लेना चाहिए, V इक्वल टू μ2/μ1 इंटू यू। बोलो सर इतना सा रिलेशन इतना पावरफुल होता है? हाँ, कर रहे हैं ना इतने सवालों पर, सिर्फ प्लेन सरफेस का फार्मूला लगाते हैं। अब टू कौन फ्लो यूं है, टू बोलो, वन बोलो, यू बोलो, गलत, +10। बिना प्लस माइनस के बोलना ही नहीं ऑप्टिक्स। आंसर हुआ प्लस, यानी ऊपर 7.5, ये आंसर। मुश्किल नहीं है यार सवाल, कैलकुलेशन तो इतनी सी है, बड़ा सवाल नहीं है कोई ये। सिर्फ पहले लाए, फोकस से भेजा, 10 पे जा रहे थे, 7.5। वो क्या समझो, ये जो एनर्जी जब इसमें जा रही थी, जाने वाली यहां थी, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, पानी है, ये हवा है, पानी से हवा में जाएंगे, रेयर में जाएंगे, नॉर्मल से दूर हटेंगे, जाना इधर था, नॉर्मल से दूर हटी, जाना इधर था, नॉर्मल से दूर हटी, तो यहां पहुंची, 7.5 पर पहुंची, वहां नहीं गई क्योंकि नॉर्मल से दूर हटी। यहां जाना था, मुड़ गई, यहां पहुंचे। रिफ्रैक्शन
तो ये मैं आपको सिखा रहा था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। क्या फार्मूला काम कर रहा है सब जगह? म्यू ट्रू बाई म्यू वन इंटू यू, बेसिक फार्मूला है बस प्लेन सरफेस। तो मैं वापस अपना रीसेट करूं, दो ही रिलेशन लिखे थे ना शुरू में, म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन, और एक लिखा था v इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू, प्लेन सरफेस में दो ही काम करते। कर्ड हो जाता है तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। हम इसी से पूरा खींच जाएंगे, जो भी सवाल है सब का बेसिक वही है, आगे तक हम जाएंगे और बस यही ग्राउंड है हमारा। धीरे धीरे और मजबूत होते जाएंगे, प्लस माइनस पर और कंट्रोल होता जाएगा। अभी गलतियां हो रही होंगी, धीरे धीरे वो कम होती जाएंगी, पर आप करते जाओ, बस गलती करते जाओ, ठीक होते जाओ। समझना ही पड़ेगा, लेकिन प्लस किधर और माइनस, और रास्ता कुछ नहीं है, समझना तो पड़ेगा। क्लियर हुआ भाई? अब एक बात का जवाब देना है। मैंने आपसे कहा था कि यार देखो ये तभी लगाना है जब सरफेस प्लेन हो। बोला सर वो आपने ऐसा क्यों कहा था? आपकी बात मान ली, हमने काम भी कर लिया, इस काम हो भी गया, सब हो गया, पर उसके पीछे कोई कंसेप्चुअल बात तो रही होगी। चलो उसी को सिखा दो। वो लेयर के कंसेप्ट से आता है। क्या है लेयर का कंसेप्ट, समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लेयर है, प्लेन सरफेस, ये भी प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, कोई कम ज्यादा दूरी पे भी हो सकती है, पर है प्लेन और पैरेलल। मान लीजिए लाइट यहां एंटर हुई, थीटा वन एंगल पे एंटर हुई, यहां थीटा टू हो गया एंगल, यहां का इंडेक्स में म्यू वन मान रहा हूं, यहां का म्यू टू मान रहा हूं। तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल्स टू म्यू टू साइन थीटा टू। अब अगर ये लेयर इस लेयर के पैरेलल है, तो इन पर जब ये लाइट गिरेगी यहां और नॉर्मल में डालूंगा, तो ये नॉर्मल भी पैरेलल आएंगे। एज ए रिजल्ट ये एंगल भी मेरा थीटा टू होगा। और यहां जब ये एंटर हुआ तो मान लो ये एंगल थीटा थ्री हो गए, यहां का इंडेक्स म्यू थ्री मानूं, तो क्या मैं यहां पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा सकता हूं? क्या लगेगा? म्यू टू साइन थीटा टू इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू इक्वल टू म्यू थ्री साइन थीटा थ्री। बोले सर आप ये कहना तो नहीं चाहते कि मैं, आप इसको भूलना भी चाहें तो भूल जाएं, म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू थ्री साइन, तो पैरेलल सरफेस में फैसिलिटी मिल जाती कि आप डायरेक्ट नीचे आ जाते। बीच की सरफेस को कंसिडर करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, कोई रिजल्ट नहीं। ऐसे ही जब आप यहां पहुंचेंगे, ये थीटा थ्री होना है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो नॉर्मल भी पैरेलल, तो एंगल भी अल्टरनेट होने से बराबर। तो अच्छा बोले सर ये पैरेलल होगा तभी ये बात चल रही है? हाँ तभी चल रही, प्लेन होगा तभी चल रही, नॉर्मल तभी पैरेलल आएंगे, तभी अल्टरनेट एंगल बराबर आएंगे। फिर मान लो ये एंगल बढ़कर हो गया थीटा फोर, यहां म्यू फोर, तो मेरी इक्वेशन फिर आगे बढ़ जाएगी म्यू फोर साइन थीटा फोर। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्शन यही है, तो ये एंगल भी यही होगा, तो थीटा टू थीटा फोर के बराबर होगा। तो जब थीटा टू थीटा फोर के बराबर होगा तो म्यू टू म्यू फोर के बराबर होगा। इसका मतलब जहां जहां आपको पैरेलल लगे ना, मान लेना कि वहां के इंडेक्स बराबर है। आया हुआ सवाल। और खास बात अगर मैं ये कहूं, यहां अगर मान लो थीटा फाइव हो गया और ये मीडियम यहां म्यू वन ही हो गया वापस से, तो ये थीटा फाइव भी किसके बराबर हो जाएगा?
यानी ये डायरेक्शन वही हो जाएगी जो ये है। यानी आप कितनी भी लेयर से निकल लो, अगर फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम है तो बाहर निकलते समय आपकी डायरेक्शन वही होगी जिससे आप एंटर हुए थे, आपका डेविएशन नहीं होगा। सेम डायरेक्शन, पैरेलल बाहर आएगी, एग्जिट करेंगे तो पैरेलल एग्जिट करेंगे, पर शर्त है यार, बीच के आने वाली सारी लेयर प्लेन होना चाहिए, पैरेलल, और यहां का म्यू सेम, तो एंगल, यानी ऐसा लग रहा है जैसे ये है ही नहीं, सीधा μ1 θ1 μ1 θ1 जैसे आए वैसे निकल। और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर पैरेलल सरफेस होती हैं तो बीच की सरफेस को चाहो तो मानो, चाहो ना मानो, उससे कोई डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से वो लॉजिक क्लियर हो गया, क्यों मैंने कहा था कि सरफेसेस प्लेन और पैरेलल होना चाहिए। बात पहले काम में ले ली, बाद में समझा दिया कि मैंने ये लॉजिक लगाया था। और इसी से अब हम हमारे टॉपिक पे जा सकते हैं, स्लेब की बात कर सकते हैं। स्लेब में 2 लेयर होती हैं बस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरी स्लेब है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ1 है, और अगर मैंने यहाँ θ1 से एंट्री की और ये θ2 हुआ, तो क्या ये θ2 नहीं होगा? तो क्या ये वापस से θ1 नहीं आ जाएगा? तो क्या ये स्लेब डेविएट करेगी? मैंने पहले भी बताया था, पहली सरफेस θ1 माइनस θ2 रोटेट करती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज उतना ही रोटेट करेगी, एंड व्हेन इट विल कम आउट इट विल बी पैरेलल टू दिस वन, एंड देयर इज नो डेविएशन, बट you can see a lateral shift. So when this light, actually it was in this direction, finally it is also going in the same direction, but it has displaced, and this displacement, this one is known as lateral shift. अब हम बात करना चाहते हैं कि lateral shift कितना होता है, उसके हम कैलकुलेशन अब कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज अपना टाइम हो गया, तसल्ली से कल हम बात करते हैं। थैंक यू। कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? लिखते रहना बस, मैंने पहले भी कहा था, बार बार कहूंगा, लिखना आपको है। घर जाके सवाल लिख लो, अभी नहीं लिख पाओ तो, कि भाई क्या था ये सवाल, आज याद आ जाएगा, अगले रोज याद नहीं आएगा, ढूंढते रह जाओगे क्या पूछा था। तो ये काम आपको करना है बस, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो। हाँ भाई, इधर ऑनलाइन सब ठीक है? जैसा बताया बेटे, वो स्टेप्स ही लें तभी ठीक रहेगा, वरना आप गलत हो जाएगा आगे जाके, है ना। पहले आप एनर्जी को फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंगली जो सरफेस है उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग एक्शन करें। थैंक यू।